नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव वर्मा एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इतिहास या हिस्ट्री। इतिहास को हम कंप्लीट सिलेबस इसका करेंगे। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम है जहां पर इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वे सभी क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे या आपके सभी क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होंगे। तो हम शुरू करते हैं इतिहास को। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि इतिहास कहते किसे हैं। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अर्थात जो घटनाएं घट चुकी है उन घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह कह सकते हैं कि उन घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तो वह हमारा इतिहास कहलाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो घटनाएं घट चुकी है उनका अध्ययन क्यों करें। तो होता क्या है, भविष्य हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिन कार्यों के लिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। तो हम जब अतीत की घटनाओं से या कुछ जो गलतियां की होती है उन गलतियों से हम सीखते हैं तो भविष्य में हम उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए, इसके लिए हम इतिहास को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत व फारस के संबंधों का वर्णन किया था और ये जो वर्णन हुआ था ये विदेशी साहित्य के अंतर्गत आता है, जिसे अभी हम देखेंगे यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। तो सबसे पहले ये कि जब इतिहास लिखा जा रहा होगा तो इतिहास को लिखते समय कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ी होगी, कुछ सोर्सेस की आवश्यकता पड़ी होगी, वरना हम कैसे मान ले कि ऐसा ही घटा होगा। जैसे मान लीजिए आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़ रहे हैं या आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कुछ तो सोर्सेस रहा होगा जिसके आधार पर आप इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए हो सकता है आप किसी टीचर से इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, वो आपका एक सोर्सेस हो गया। दूसरा हो सकता है आप किसी बुक से इकोनॉमिक्स का अध्ययन किए होंगे तो बुक आपके लिए इकोनॉमिक्स का सोर्सेस हो गया। या हो सकता है आपने मोबाइल से या किसी अन्य माध्यम से आपने सर्च किया होगा इकोनॉमिक्स के बारे में और वहां से आपने अध्ययन किया। तो आपने जिसके द्वारा यहाँ पर इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया वह आपके लिए एक सोर्सेस हुआ इकोनॉमिक्स पढ़ने का। ठीक ऐसे ही इतिहास लिखते समय कुछ सोर्सेस, कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ी और उन स्रोतों के बिना यहाँ पर इतिहास की जो प्रामाणिकता है वो नहीं हो सकती। अगर हमारे पास स्रोत ही नहीं होंगे तो हम कैसे मान ले कि ऐसा ही घटा होगा। तो इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ सोर्सेस या स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं वह कौन कौन से सोर्सेस है जिनके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो दो प्रकार के सोर्सेस हमें देखने को मिलेंगे, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जहां पर जैसे मान लीजिए हमें अतीत से संबंधित कोई भवन मिला, मुद्रा मिली, उसके पश्चात मृदभांड मिला, उपकरण मिले या कलाकृतियां, ऐसी जो चीजें मिलती हैं, कोई जब वस्तु मिलती है पुरानी तो उसको हम रखते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। साहित्य से सीधा संबंध है, किसी बुक के आधार पर जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है साहित्यिक स्रोत। तो अब देखिए इनके आधार पर इतिहास का कैसे अध्ययन किया जाता है उस बात को हम देखते हैं। सबसे पहला है उपकरण। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले पत्थरों के यहाँ पर उपकरण बनाए थे। पत्थरों के उपकरण के पश्चात यहाँ पर धातु के उपकरण अर्थात तांबे और टिन को मिलाकर कांसे के उपकरण बने, उसके पश्चात लोहे के उपकरण बने। तो हुआ क्या, जब पत्थर के उपकरण हुए और कांसे के उपकरण बने, उसके पश्चात लोहे के उपकरण बने, तो सामान्य सी बात है कि जो पत्थर के उपकरण रहे होंगे वो कांसे के उपकरण के पहले रहे होंगे और कांसे के उपकरण आपके लोहे के उपकरण के पहले रहे होंगे। तो इसके आधार पर हमने अनुमान लगाया कि पत्थर के उपकरण सबसे पुराने उपकरण थे, कांसे के उसके बाद के, और जो लोहे के उपकरण थे वे सबसे बाद के उपकरण थे। अर्थात हमने उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया कि ये कितने पुराने हैं, किस काल से संबंधित है या सबसे पुराना उपकरण कौन सा है। तो ये हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है मृदभांड। मिट्टी से जो भी बर्तन बनाए जाते हैं, चाहे आपका प्याला हो, उसके पश्चात घड़ा हो, ये सभी आते हैं मृदभांड के आधार पर। तो जब विशेष संस्कृति के बारे हम पढ़ते हैं तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता में अलग अलग मृदभांड मिलते हैं। वे अलग अलग मृदभांडों का जब अध्ययन किया जाता है तो उससे हमें पता लगता है उस संस्कृति के बारे में। अगला है मुद्रा। देखिए मान लीजिए हमें कोई ऐसा सिक्का मिला जिस पर किसी राजा महाराजा की जन्म तिथि या कोई सी अन्य तिथि के बारे में यहाँ पर अंकन मिला, तो हम उस तिथि के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस काल से संबंधित सिक्का है।
अर्थात यहाँ पर जो मुद्रा थी या सिक्का था, इसने हमें यह काल निर्धारण के रूप में सबसे उपयुक्त जो हमें सामग्री मिली या स्रोत मिला वो मिला हमें मुद्रा, क्योंकि उस पर मान लीजिए किसी महाराजा के काल का वर्णन है, तो इससे हमने अनुमान लगा लिया कि ये सिक्का कितने वर्ष पुराना रहा होगा। अगला है भवन। मान लीजिए हमें ऐसे भवन मिले, कुछ पक्के या पक्की ईंटों के बने भवन होंगे और कुछ कच्ची ईंटों के बने भवन होंगे। यहाँ पर कुछ पक्की इमारतें, कुछ कच्ची इमारतें रही होगी, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो पक्की इमारतें हैं ये कहीं ना कहीं अमीर वर्ग की, धनी वर्ग की, या ये उस सभ्यता से संबंधित है, और कच्ची इमारतें यहाँ पर जो निर्धन वर्ग था उससे संबंधित रही होगी। तो इस प्रकार के जब स्रोत मिलते हैं, जो सोर्सेस मिलते हैं, तो इसके आधार पर सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर क्या रहा होगा। अगला है साहित्यिक स्रोत। देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम साहित्य स्रोत को दो स्रोतों में बांटते हैं। एक रहता है देसी साहित्य, दूसरा रहता है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो देसी साहित्य अर्थात जैसे मान लीजिए वेद, पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई। जब हम इसके आधार पर इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का अध्ययन। कैसे? जैसे हम जब वेद का अध्ययन करते हैं तो वेद में हम ये देखते हैं कि वेद में हमें वैदिक काल से संबंधित जानकारी मिलती है। इतिहास में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, अर्थात किसी एक पुस्तक में या वेद में जब हमें वैदिक काल की जानकारी मिली तो हम यहाँ पर सिर्फ इन स्रोतों के आधार पर निर्भर नहीं रहे, हम उन साहित्यिक स्रोत पर भी निर्भर हो गए, वेद पर भी निर्भर हो गए। हमने उस काल के बारे में वेद से भी जाना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में हम बात करते हैं। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया और अर्थशास्त्र में मौर्य काल के बारे में, वहां की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया। तो जब हम मौर्य काल का अध्ययन करते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें वहां पर सरल रूप से मौर्य काल का अध्ययन करवाता है, तो वो भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ गया। अगला है विदेशी साहित्य। देखिए, विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण से तात्पर्य है कि जो विदेशी लेखक थे वे भारत में आए, भारत में आकर उन्होंने यहाँ के समाज का जो भी विवरण देखा, उस विवरण को यहाँ पर पुस्तक के रूप में उतारा, पुस्तक के रूप में लिखा, और जब हम उन पुस्तकों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो वह हो गया विदेशी साहित्यों का अध्ययन। जैसे जो चीनी यात्री थे, चीनी यात्रियों में हम फेनसांग, फायान और इत्सिंग, इन महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। तो फायान जब भारत आए तो गुप्त नरेश थे यहाँ पर, उन गुप्त नरेश के चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर गुप्त नरेश थे, उन गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में फायान यहाँ पर भारत में आए और इन्होंने मध्य भारत जो था, उस मध्य भारत के बारे में यहाँ पर जो समाज था, कला थी, उसके पश्चात यहाँ की जो संस्कृति थी, जलवायु था, इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने अपनी बुक में यहाँ पर वर्णन किया कि जो मध्य भारत था, इस मध्य भारत का जो समाज था वह यहाँ पर समृद्ध समाज था। यहाँ पर जो जलवायु थी उस जलवायु के बारे में भी इन्होंने बताया। तो अर्थात विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें पता लगा कि उस समय मध्य भारत की जलवायु कैसी रही होगी, कैसा समाज रहा होगा। तो हमने विदेशी साहित्य के आधार पर यहाँ पर इतिहास का अध्ययन किया। तो हमें इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमें ये चीजें रहती है और साहित्यिक स्रोतों में ये हमें अध्ययन रहता है। ये सिर्फ जानने के लिए कि इसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है कि स्रोत या काल अथवा अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का विभाजन। तो हमने ये तो जान लिया कि इन स्रोतों के आधार पर या स्रोत के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो इन स्रोतों के आधार पर या काल निर्धारण के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। एक रहता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा रहता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा रहता है ऐतिहासिक काल। तो अध्ययन की सुविधा से, ताकि हम अध्ययन इन चीजों का जब आसानी से कर सके, इसके दृष्टिकोण से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब मानव यहाँ पर रहा होगा तो उसे पढ़ने लिखने का ज्ञान तो रहा नहीं होगा, वह सिर्फ अपने जीवन को चलाता होगा, यहाँ पर शिकार करता होगा, शिकार करने के साथ साथ अपना भोजन यहाँ पर, या कह सकते हैं अपना जीवन यापन करता होगा, उसे यहाँ पर पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं रहा होगा। उसके पश्चात मानव सभ्य बनने लगा होगा, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का उसे ज्ञान रहा होगा, यहाँ पर वो लिखने भी लगा होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर सभ्य मानव बनने लगा होगा। तो ठीक ऐसी ही स्थिति हमें इतिहास में देखने को मिलती है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल रहता है जहां पर मैंने लिखा हुआ है लिखित साक्ष्य नहीं और पुरातात्विक साक्ष्य है। अर्थात यहाँ का जो मानव था प्राग ऐतिहासिक काल का, इसे लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था।
ये लिख पढ़ नहीं सकता था। यहाँ का जो मानव था ये सिर्फ इतना कार्य करता था कि ये अपना जीवन यापन करता था, शिकार करता था, उस शिकार के द्वारा अपना भोजन या उस शिकार को भोजन के रूप में यहाँ पर अपने जीवन के लिए उपयुक्त समझता था और अपने जीवन को यहाँ पर चलाता था। तो जब हम ऐसे इतिहास के बारे में पढ़ते हैं जबकि यहाँ पर मानव को ना ही तो पढ़ने लिखने का ज्ञान था, ना ही उसके द्वारा कोई ऐसी लिपि लिखी गई, क्योंकि पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था तो किसी लिपि को लिखा भी नहीं गया होगा। तो सिर्फ मानव से संबंधित हमें साक्ष्य ही मिले, कोई भी हमें लिपि नहीं मिली, तो उस काल को हम रखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अर्थात सिर्फ हमें ऐसे साक्ष्य मिले, हमें कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं मिली जिसके आधार पर हम बताएं कि प्राग ऐतिहासिक काल का ऐसा मानव था। दूसरा, सबसे पहली बात, प्राग ऐतिहासिक काल का जो हमें सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है वह मिलता है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में भी हम जानेंगे कि पाषाण काल क्या था। इसके पश्चात है आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए, अभी क्या था कि मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। अब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान तो रहा, लेकिन इसकी लिपि इतनी गूढ़ थी कि उस इतिहासकार हमारे उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है, वह आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था, वहां पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हुआ, लेकिन इनकी लिपि को हमारे इतिहासकार अभी भी नहीं पढ़ा पाए, जिसके कारण यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य, इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम अभी निर्भर है, इसके आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ का मानव क्या करता था। तो आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता। तो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, यहाँ से पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, उसे हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए उनकी लिपियों को, साथ ही यहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। अगला है ऐतिहासिक काल। तो ऐसा काल जहाँ पर मानव को पढ़ने लिखने का भी ज्ञान था और उस जो उनके द्वारा लिपि लिखी गई है उसे हमारे इतिहासकार अभी पढ़ भी सके हैं। तो जब हम ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, अर्थात ये वाले स्रोत भी मिलते हैं, उसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे उपकरण, मृद्भांड, मुद्रा, ऐसी चीजें भी मिलती है। तो इन दोनों के आधार पर हम यहाँ पर काल निर्धारण भी करते हैं कि यह किस काल से संबंधित रहा होगा और उस समाज या वहां की जो भी संस्कृति थी उसके बारे में कंप्लीट रूप से जानकारी रखते हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है और आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा। कुछ वस्तुएं मिली, उन वस्तुओं के आधार पर अनुमान लगा लिया कि ऐसा हुआ होगा, और यहाँ पर हम अनुमान न लगाकर उन पुस्तकों से पढ़ते हैं, उसमें जो भी लिखा है उसके आधार पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर या पत्थर से संबंधित काल। पाषाण काल, इसे स्टोन एज कल्चर भी कहा जाता है। स्टोन एज अर्थात पत्थर से संबंधित काल। देखिए, पाषाण काल का सीधा सा तात्पर्य है कि ऐसा काल जहां पर मानव का संपूर्ण जो जीवन था वह पत्थरों पर आधारित था। पत्थरों पर आधारित कैसे? उसका रहना भी पत्थर की गुफाओं में था, उसका जो खाना भी था, चाहे कह सकते कि उसके जो औजार थे वे भी पत्थरों के थे, वे पत्थरों से यहाँ पर शिकार करता था। तो उसका संपूर्ण जीवन जो व्यतीत करता था वह पत्थरों के आधार पर ही जीवन यहाँ पर व्यतीत होता था, जिसके कारण इसे कहा जाता है पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाण काल या स्टोन एज कल्चर। तो पाषाण काल को यहाँ पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक रहता है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 भाग है पाषाण काल है। एक है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो एक एक काल को हम समझते हैं कि पुरा पाषाण काल क्या था, मध्य पाषाण काल क्या था और नव पाषाण काल क्या था। सबसे पहले ये देखते हैं कि पुरा पाषाण काल कितने वर्ष पुराना रहा होगा। तो लगभग 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का जो काल था उसे कहा जाता है पुरा पाषाण काल। बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का काल होता है यहाँ पर पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 9000 बीसी से 1000 बीसी तक रहता है मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल की बात करें 4000 बीसी से 1000 बीसी तक रहता है नव पाषाण काल। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मध्य पाषाण काल का भी टाइम पीरियड है आपका 1000 बीसी तक, और नव पाषाण काल का भी जो टाइम है वह है 1000 बीसी तक। तो देखिए, ये जो दोनों काल है, इन दोनों काल को मिलकर यहाँ पर संक्रमण काल कहा जाता है। और संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में स्थिति थी, यहाँ का जो मानव था, यहाँ का मानव शिकार करता था और पशुओं को पालता था, और यहाँ का जो मानव था वह कृषि करता था और स्थायी जीवन जीता था। तो हुआ क्या कि अधिकांश हिस्से में, या कह सकते हैं आधे हिस्से में, तो यहाँ पर मानव
शिकार करता था, और जो आधा हिस्सा था वहां पर कृषि के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो जिसके कारण ये कह दिया गया कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल का टाइम भी 9000 से 1000 और नव पाषाण का भी 4000 से 1000, अर्थात दोनों क्रियाएं यहाँ पर साथ चल रही थी। जहां एक भूभाग में पशुओं को पाला जा रहा था या शिकार किया जाता था, वहीं दूसरे भूभाग में यहाँ पर मानव द्वारा कृषि के भी साक्ष्य मिले। तो जिसके कारण कह दिया गया कि ये संक्रमण काल था, यहाँ पर दोनों क्रियाएं साथ में चल रही थी। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इसका काल निर्धारण देखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। तो पूरा पाषाण काल वह काल था जहां पर जो मानव था वह सिर्फ शिकार करता था, शिकार करके अपना जीवन चलाता था। और दूसरा है खाद्य संग्रह, अर्थात भोजन को एकत्रित करता था, जैसे कंद मूल हो गए। उसके पश्चात यहाँ पर शिकार करके उसको एकत्रित करके अपना जीवन यापन करना, सिर्फ यही कार्य यहाँ पर मानव करता था। इसके पश्चात आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में किया गया कि मानव यहाँ पर आखेटक तो था, शिकारी तो था, शिकार के साथ साथ यहाँ पर इसने पशुओं को पालना भी शुरू किया। भोजन को एकत्रित करने के साथ साथ यहाँ पर मानव पशुओं को पालने लगा। तो ध्यान रखना है, पूरा पाषाण काल में सिर्फ शिकार करता था, भोजन का एकत्रण करता था। मध्य पाषाण काल में आखेट या शिकार के साथ साथ पशुओं को भी पालने लगा था। इसके पश्चात आता है नव पाषाण काल। तो जहां मानव अब शिकार के साथ साथ पशुओं को पालने लगा था, तो नव पाषाण काल में आते आते यहाँ पर मानव ने कृषि करना सीख लिया, खेती करना सीखा। और खेती के साथ साथ आप जानते हैं जब कृषि की जाती है तो यहाँ पर खाद्य उत्पादक के रूप में मानव आता है, यहाँ पर भोजन को उत्पादन करता है। साथ ही साथ जब कृषि की जाती है तो एक स्थान विशेष में कृषि करने के कारण यहाँ पर इनका जो निवास हुआ वह भी स्थायी होगा, ये स्थायी रूप से यहाँ पर बसने लगे। तो पूरा पाषाण काल का मानव शिकार करता था, भोजन को एकत्रित करता था। मध्य पाषाण काल का मानव यहाँ पर शिकार करने के साथ साथ पशुओं को पालने लगा। और जो नव पाषाण काल का मानव था उसने कृषि की, कृषि के साथ साथ यहाँ पर स्थायी निवास अपनाया और भोजन का उत्पादन करने लगा। अब देखिए, जब ये इस तरीके की क्रियाएं कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, तो यहाँ पर इनके कुछ औजार भी रहे होंगे। तो जो पूरा पाषाण काल का मानव था, यहाँ पर इसके औजार थे क्वार्टजाइट के, अर्थात बड़े जो पत्थर थे, इन बड़े पत्थरों के ये यहाँ पर औजार बनाते थे, उसके द्वारा शिकार करते थे। इसके पश्चात मध्य पाषाण काल के मानव ने यहाँ पर पत्थरों के कुछ छोटे टुकड़े किया, या कह सकते हैं उन बड़े पत्थरों से छोटे पत्थरों में उसका रूपांतरण किया। तो यहाँ पर माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थर, अर्थात छोटे पत्थरों से यहाँ पर औजार बनाए गए, छोटे पत्थरों के औजार बने और यहाँ पर छोटे पत्थरों से शिकार किया। उसके पश्चात नव पाषाण काल में सल्क के औजार हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट के औजार, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पत्थर के औजार, और नव पाषाण काल में सल्क के औजार हमें देखने को मिले। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन से बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर मेन फैक्ट को लिखा हुआ है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में कुछ ना कुछ खोजे तो हुई होगी। तो ये हुआ क्या कि जो पूरा पाषाण काल था, इस पूरा पाषाण काल में आग की खोज होती है। लेकिन आग की खोज जब हो जाती है तो इसका जो उपयोग किया जाना चाहिए, इसका उपयोग करना यहाँ के लोगों को नहीं पता था। आग की खोज तो हुई लेकिन इसका वास्तविक उपयोग ये लोग नहीं कर सके। तो पूरा पाषाण काल में हुई आग की खोज। उसके पश्चात जो मध्य पाषाण काल था, इस मध्य पाषाण काल में यहाँ पर लोगों ने आग की खोज के बाद इसका वास्तविक रूप से प्रयोग करना सीखा, अर्थात आग का प्रयोग हुआ यहाँ पर मध्य पाषाण काल में, और यहाँ पर लोगों ने बर्तन भी बनाए। उसके पश्चात आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो मानव था, इस नव पाषाण काल के मानव ने यहाँ पर पहिए का आविष्कार किया और कृषि के साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो देखिए, आग की खोज होती है पूरा पाषाण काल में, आग का प्रयोग होता है मध्य पाषाण काल में, बर्तन यहाँ पर निर्माण किए जाते हैं मध्य पाषाण काल में, तो वहीं पहिए का आविष्कार और कृषि होती है नव पाषाण काल में। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि आग की खोज कब हुई, तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो वह हुआ आपका नव पाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम कब देखे गए, तो नव पाषाण काल में। और जो कृषि के साक्ष्य हमें सबसे पहले मिले, वे मिले हमें मेहरगढ़ से। यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने रागी की खेती की, रागी की खेती के बाद यहाँ पर इन्होंने कपास का भी उत्पादन किया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें खेती के साक्ष्य या कृषि के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से, और ये टाइम का पीरियड था आपका नव पाषाण काल का। इसके पश्चात मैंने लिखा हुआ है महत्वपूर्ण स्थल। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल से संबंधित हमें कुछ स्थल मिले, उन स्थलों के बारे में हम देखते हैं। तो ये वाला है आपका पूरा पाषाण कालीन संबंधित स्थल। सबसे पहला है हथनोरा।
हथनोरा है मध्य प्रदेश, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश में है हथनोरा, और यहाँ पर है नर्मदा घाटी। इसी नर्मदा घाटी से मानव के कपाल के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मानव के कपाल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वे मिला हथनोरा मध्य प्रदेश या नर्मदा घाटी से। और ये किस काल से संबंधित है, तो पुरापाषाण काल से। दूसरा है भीमबेटिका। भीमबेटिका ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो भीमबेटिका के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वे मिलते हैं हमें मध्य प्रदेश से। या चित्रकारी के साक्ष्य तो भीमबेटिका से, और किस काल से संबंधित है, पुरापाषाण काल से। अगला है मिर्जापुर। मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, और मिर्जापुर में है आपकी बेलन घाटी। इस बेलन घाटी से हमें तीनों काल के औजार मिलते हैं। जो ये आपका पुरापाषाण काल है, इस पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक है निम्न पुरापाषाण काल, जिसे पूर्व पुरापाषाण काल कहा जाता है, एक है मध्य पुरापाषाण काल, और एक है आपका उच्च पुरापाषाण काल। तो ये जो तीनों काल है, इन तीनों काल के जो औजार मिलते हैं वे मिलते हैं हमें मिर्जापुर से, और मिर्जापुर है आपका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही है आपकी बेलन घाटी, जो कि है मिर्जापुर के अंतर्गत। अगला है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम आता है तमिलनाडु के अंतर्गत, और यहाँ से हमें कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। और मानव द्वारा जो सबसे पहले औजार का जो प्रयोग किया गया था, वह सबसे पहले औजार का प्रयोग किया गया था कुल्हाड़ी का, और कुल्हाड़ी मिलती है हमें अतिरमपक्कम से। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि अतिरमपक्कम किस काल से संबंधित है, पुरापाषाण काल से। कहां पर है, तमिलनाडु। मिर्जापुर की बेलन घाटी किस काल से संबंधित है, पुरापाषाण काल से। तीनों काल के औजार यहीं से मिलते हैं। भीमबेटिका उत्तर प्रदेश, सॉरी आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहां से चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि है आपका पुरापाषाण कालीन संबंधित। अगला है, अगले महत्वपूर्ण स्थल की हम बढ़े तो मध्य पाषाण कालीन स्थल के बारे में हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थल है। पहला है सराय नाहराय। सराय नाहराय है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से हमें समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। समाधान अर्थात यहाँ पर जो मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जब उसे दफनाया जाता था, तो उस दफनाने के साक्ष्य मिले हमें सराय नाहराय से। तो यह आपका उत्तर प्रदेश में। दूसरा है मेहदहा। मेहदहा से हमें पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो स्थल है वह है आपका उत्तर प्रदेश में, और मध्यभांड के सबसे जो प्राचीन साक्ष्य मिले, ये जो आपके मध्यभांड है, इन मध्यभांडों के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं हमें चौपानी मांडो से। अगला है आदमगढ़ और बागोर। तो आदमगढ़ तो है आपका मध्य प्रदेश में, और बागोर है राजस्थान में। तो आप जानते हैं मध्य पाषाण काल के मानव ने यहाँ पर पशुओं को पालना सीखा था, अर्थात यहाँ पर सबसे पहले पशुपालन किया। तो जो पशुपालन के हमें सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं वे मिलते हैं आदमगढ़ और बागोर से, अर्थात एमपी के आदमगढ़ और यहाँ से बागोर से। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है सराय नाहराय, चौपानी मांडो, आदमगढ़, और एक मान लीजिए पूरा पाषाण काल वाला दे दिया, यह स्थल नहीं है तो उसमें एक हथनोरा दे दिया, तो हमने यहाँ पर हथनोरा को लगा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। महत्वपूर्ण स्थलों के अंतर्गत हम देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थलों के अंतर्गत। तो आप जानते हैं यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले, अर्थात स्थायी निवास के साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले है बुर्ज होम। बुर्ज होम है कश्मीर के अंतर्गत, और यहाँ से हमें गर्त आवास, उसके साथ साथ कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। कश्मीर से सबसे पहले यहाँ पर गर्त आवास के या बुर्ज होम से हमें यहाँ पर गर्त आवास या गड्ढा घर के साक्ष्य मिले, अर्थात यहाँ पर एक घर होता था जिसमें गड्ढा होता था, उसमें यहाँ पर मानव को रहने के साक्ष्य मिले। इसके साथ साथ यहाँ पर जब मानव को दफनाया जाता था तो उस मानव के दफनाने के साथ कुत्ते के साक्ष्य भी हमें बुर्ज होम से ही मिले। अगला है चिरांद। तो चिरांद है आपका बिहार में, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। इसके बाद है कोल्डी हवा। तो चावल के विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, या कहें प्राचीन भारतीय इतिहास में चावल के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिले या सबसे प्रथम साक्ष्य मिले हमें कोल्डी हवा से। अगला है बुर्ज होम एवं गुफ कराल। तो नवपाषाण काल से संबंधित बुर्ज होम एवं गुफ कराल जो स्थल है, यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण एवं समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि पुरापाषाण कालीन स्थल है, ये है आपके पुरापाषाण कालीन स्थल हथनोरा मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में। मध्य पाषाण कालीन स्थल है तो सराय नाहराय उत्तर प्रदेश में, मेहदहा, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, आदमगढ़ एमपी, बागोर राजस्थान। उसके पश्चात नवपाषाण कालीन स्थल है तो वह आपको बुर्ज होम, जहां से हमें गर्त आवास या मानव के गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले, जिसे हम गड्ढा घर कहते हैं। चिरांद जो कि बिहार में है,
कोल्डी हवा, चावल के प्रथम साक्ष्य मिले, बुर्जहोम और गुफकराल जहां से हड्डी के उपकरण और समाधान के साक्ष्य मिले। तो ये है आपका पाषाणकालीन संस्कृति, इसको हमने कंप्लीट किया। ये एक सामान्य जानकारी ही इतिहास को पढ़ने के लिए कि इतिहास के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जिसके आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के अध्ययन के पश्चात यहाँ पर इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया, 3 भागों में इतिहास को बांटते हैं और उसमें से आज हमारा जो पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, उस प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे पहला उदाहरण पाषाण काल को हमने कंप्लीट किया। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो वह किया था तांबे का। यहाँ पर तांबा जो धातु था, उस तांबा का सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था। उसके पश्चात दूसरी बात, कुल्हाड़ी जो थी, उस कुल्हाड़ी के सबसे पहले हमें यहाँ पर औजारों के रूप में सबसे पहला जो औजार मिला वह था कुल्हाड़ी। वह कुल्हाड़ी मिली हमें अतिरमपक्कम या तमिलनाडु से। तो ये चीजें यहाँ पर हमें देखना है। साथ ही साथ मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो वह था आपका कुत्ता। तो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित पाषाणकालीन संस्कृति कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम इसका जो नया टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।